दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही धुआंधार तरह से कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का मॉडल पेपर। जी हां, और आपको पता है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही झारखंड बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। तो बता दूं यहां पर मैं अभी 20 प्रश्न बताऊंगा, सारे के सारे आप लोग एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये मॉडल पेपर बता दो आप लोग, अभी ऑफिशियल मॉडल पेपर 2026 का भी आएगा, लेकिन आए नहीं है। ये झारखंड बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया मॉडल पेपर है, लेकिन आप लोग का पहले का है। लेकिन एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी आप लोगों को देख लीजिए। देखिए मॉडल पर कुछ ऐसा, इसमें कुल 40 प्रश्न है जो आपका ऑब्जेक्टिव है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, हर एक के लिए 1 अंक निर्धारित है, 4 को विकल्प दिया हुआ है और कोई गलत उत्तर नहीं, गलत अंक के लिए, गलत बनाने के लिए नंबर नहीं काटा जाएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किन राशियों का ऐसा मात्रक समान होता है? सबसे पहले मैं आप सबसे एक ही चीज चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को आपके जितने सभी सहपाठी हैं क्लास में, जितने सारे दोस्त हैं, सभी को शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और सभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, जल्द से जुड़ जाइए। देखिए निम्न में किन राशियों का ऐसा मात्रक समान? तो देखिए चाल का ऐसा मात्रक होता है क्या? चाल का अगर मैं ऐसा मात्रक बोलूं तो इसका होता है मीटर पर सेकंड, और वेग का भी होता है मीटर पर सेकंड। मतलब कहेंगे बाकी और आगे जाने का जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि दोनों का ऐसा मात्रक क्या हो रहा है? मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होता है मीटर, ये तो होगा नहीं। बल और संवेग का भी अलग अलग होता है। तो आपका पहले का ही ऑप्शन तो मिल गया सर, बाकी उतना माथा पे चिकाई करने का क्या बात है। ठीक है, और याद रखो, ठीक है, अभी एग्जाम में वक्त है तो कह दो कि क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। मेहनत करो भाई। 10th तो एक बहाना है, सॉरी 9th तो एक बहाना है, असली तो भाई 10th में मचाना है, इसलिए आप पढ़ो। देखो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? निश्चित दिशा, एक दिशा में जब कोई वस्तु दूरी तय करते हैं ना बेटा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। यानी निश्चित दिशा में तय की गई वस्तु द्वारा ये दूरी ही है, लेकिन एक दिशा के साथ जब दूरी तय होता है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। क्लियर है? वेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो वेग का ऐसा मात्रक याद रखना, वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूछेगा तो ये बेटा होता है त्वरण का। किसका? त्वरण का। बहुत महत्वपूर्ण है, या तो वेग का पूछ लेगा या फिर त्वरण का एग्जाम में आपका पूछ सकता है। क्लियर छो? चलो जी, झारखंड में कहां कहां से देख रहे हो बेटा, जरा कमेंट तो कर दो बच्चा। ठीक है, और चलो हाँ, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। अच्छा भुटभुटिया चलाते हो आप लोग? भुटभुटिया, अरे अभी तो बच्चे 9 से किला 7 के बच्चे भुटभुटिया चलाते हैं, 8 के बच्चे मतलब वही बाइक चलाते हैं। हम लोग को तो 12th में मिला था पहली बार, ठीक है, बाइक चलाने का मौका। लेकिन अभी बच्चे आप लोग उम्र में भी बहुत चलाते हैं। ठीक है, आप लोग में से ही कई चलाते होंगे। तो आगे में एक मीटर लगा होता है बेटा, उसमें आप चली गई दूरी को दिखाता है, कितना किलोमीटर चला। ठीक है, यहां पर लिखा रहता है कितना किलोमीटर चला, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑडोमीटर। ठीक है, जो दूरी को प्रदर्शित करता है ना, उसे बोलते हैं ऑडोमीटर। लेकिन कितना स्पीड रगड़ते हो सर, वूं करके 60 70 कभी नहीं बढ़ाना आगे बेटा, एक एवरेज 40 से 50 ही रखना। तो स्पीड को दिखाता है कौन? स्पीडोमीटर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या हो जाए? यानी द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे और वेग को क्या कर देंगे? आधा। तो संवेग कितना हो जाए? तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है सर? P इक्वल टू एम बी होता है। क्या होता है? P इक्वल टू एम बी होता है। ठीक है, P इक्वल टू एम बी होता है ना। हम क्या कर रहे हैं ना, द्रव्यमान को 2 गुना, यानी m की जगह पे 2m कर दूंगा, और वेग को क्या कर रहा हूं? आधा, यानी v की जगह v/2 कर दूंगा। भैया कट छट के तो फिर से वही बात हुआ बचेगा, एम भी। कोई बदलाव तो नहीं आया, यानी कोई बदलाव नहीं होगा, वही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? वही रहेगा। अगर कुछ बचता, 2 बचता तो 2 गुना बोलते, बट्टा में 2 बचता तो बोलते कि आधा हो गया, लेकिन ऐसा तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, देखो कितना अच्छा सवाल है कि यदि 2 वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी है और 34 केजी है ना, तो किसका जरूरत अधिक होगा? तो आप जरा कॉन्सेप्ट समझ लो। जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहता ना बच्चा, उसका क्या? उसका उसका क्या? अरे जो लिखा हुआ है, उसका जड़त्व तभी अधिक होता है। क्या? तो किसका द्रव्यमान ज्यादा है? देख लो तो सैया 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 बी, बी का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए कह सकते हैं कि बी का जड़त्व ना ए के जड़त्व से अधिक होगा। क्या? बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? जड़त्व मतलब क्या? कोई वस्तु रुकल है तो रुकले रहेगा, कोई चल रहा है तो दंदना के चलता रहेगा। कोई आप सुबह सुबह सोते उठने का मन करता है नहीं ना, ठीक है, तो एक
जड़त्व हो जाता है आपका। तो इसे कहते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर बाहरी कोई अनबैलेंस यानी असंतुलित बल न लगाया जाए। इसे बोलते हैं गति का प्रथम नियम, और ये जड़त्व का नियम भी है बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जड़त्व नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट देखो स्विंग करके उड़ता है, तो याद रखना ये आपका रॉकेट जो है ना, ये संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। क्या? संवेग संरक्षण, समझ रहे हो? एम भी होता है ना फॉर्मूला संवेग का, तो उसी संरक्षण संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगल का जो क्वेश्चन है बेटा, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, और एक सवाल तो समझ लो इससे छाप गया होगा एग्जाम में। क्या? कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो द्रव्यमान कितना दिया बेटा? m इक्वल टू दिया है 60 केजी, है ना। आपको भार निकालना है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जाने से पहले मुझे पृथ्वी पर तो आना पड़ेगा। तो हम पृथ्वी पर भार निकालते हैं। किस पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर भार W इक्वल टू होता है mg। याद रखना, ये पृथ्वी और भार का फॉर्मूला होता है। m यानी 60 और g का वैल्यू आपको बखूबी लेने बोला है 10 ले लो बेटा, यानी 10 हो गया, यानी ये 600 हो गया। और ये भार का जो ऐसा मात्रक होता है ना, पता ये होता है न्यूटन। ये हमारा पृथ्वी और भार निकल गया। अब मैं निकलूंगा किस पर? चंद्रमा पर। तो मान लेता हूं W डैश कुछ होगा। तो याद रखना, पृथ्वी पर जितना भार होता है ना, चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। यानी अगर यहां पर आपका भार क्या माने हम W है, तो वहां पर हो जाएगा W/6। कहां पर? पृथ्वी पर। तो यहां पर W का वैल्यू 600 था, 600 को बटा कर दो 6 से, कट जाएगा 100 बार में, यानी वहां पर भार क्या हो जाएगा बेटा? 100 न्यूटन। मतलब वहां पर ना बहुत आप खुद को हल्के अनुभव करोगे। पृथ्वी में इतना ही कूद पाते हो, वहां तो कुछ हो गए कूदोगे ना, ऊपर से उछल जाओगे एकदम सा। ठीक है, क्योंकि आपका शरीर वहां हल्का अनुभव करेगा, आपको नीचे खींचने वाला बल कम होता है वहां पर। आई बात समझ में? देखो यहाँ पर 600 न्यूटन बल आप नीचे अनुभव करोगे, वहां मात्र 100 न्यूटन। ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर बीच की दूरी को हम आधा कर दे तो चलो करते हैं बच्चा, जी m1 m2 बाई r क्या है? अब r को आधा कर दे रहे हैं, यानी r को आधा मतलब क्या? बटा 2 आधा हो गया, और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। ऊपर वाला में कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे वाला आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना, तो 4 ऊपर चल जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चल जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा 4 जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। कितना गुना हो गया खुद देख सकते हो सर, 4 गुना हो गया। 4 गुना यानी 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी वस्तु जितने पास 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 आएगी, दूरी को आधा कर रहे हैं मतलब वस्तु पास पास आ रही है, तो पास पास आएगी तो बल बढ़ेगा। ठीक है, आपका और आपके मान लो कोई बहुत करीबी है, बहुत सामने सामने आओगे तो भैया आप लोग अट्रैक्शन बल बढ़ेगा, पसंद आने लगेगा। दो को चुंबक को सामने लाओगे, जोर से खींचेगा, उसी प्रकार ये भी है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो ध्वनि तीनों माध्यम से, ठोस द्रव गैस सब में गमन करती है। ठीक है, तो ये तीनों यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऐसे भी याद रखना, जहां भी उपरोक्त सभी वाला केस है ना, लगभग 90% आंसर वही वाला सही होता है। कभी अगर बबुआ आंसर नहीं आएगा ना, नहीं आएगा तो बोल रहा हूं, आएगा तो भैया सोच समझ कर माना, नहीं आएगा तो आप उपरोक्त सभी को मार के थोड़ा सा अच्छा रिस्क ले सकते हो। वायु में ध्वनि तरंगी निम्न में से किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, याद रखना। मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति, तो हम लोग का कान बेटा 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है। 20,000 बोले तो हजार मतलब क्या किलो होता है ना, तो 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो इसको। क्लियर है? इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो। तो ऊपरी सीमा पूछा है तो 20 किलो हर्ट्ज यहां पर देखो ऑप्शन नंबर ए है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाला नहीं सुन पाएगा, और इससे ज्यादा ऊपर सुनोगे तो भैया कान का पर्दा फाड़ जाई, है ना। तो 20 किलो हर्ट्ज तक मैक्सिमम सुन सकता है। अगला प्रश्न है बच्चा, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग स्वतः मिलना को विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं, है ना। अगला, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बोलो, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है, आपको पता है बर्फ कितना डिग्री में गलता है? तो 0 डिग्री सी में। कितना में बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ करता है, लेकिन 0 डिग्री से तो है नहीं। आप इसको केल्विन बदलोगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। कितना? 273 केल्विन। कहां है देखो, 273 केल्विन यहां पर है भाई, 0.16 होता है। ठीक है, तो ये 273 केल्विन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मजा आ रहा है, जरा सा भी अच्छा लग रहा है,
तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट में आप लोगों से जरूर चाहूंगा, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर ऐसा और वीडियो चाहते हैं, अभी तो 20 बता रहा हूं, आगे आने वाले और एक वीडियो आएगा उसमें 20 रहेंगे, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इस वीडियो में 200 लाइक्स और कम से कम 50 तो शेयर हो जाएगा। तो 200 लाइक्स कम से कम पुरा दो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा अगला प्रश्न देखो क्या है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ आप लोग सच में पढ़ना चाहते हो आगे भी। निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? सबसे अधिक किसे संपीड़ित मतलब होता है दबाना, संपीड़न मतलब किसे अधिक दबा सकते हो। तो आपको पता है गैस को अधिक दबा सकते हैं? नहीं। हवा को देखो, यहां अगर ठोस रहेगा दबा पाते? नहीं। पानी रहता तो उतना नहीं। तो हाइड्रोजन गैस आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। गैस को सबसे अधिक दबा सकते हो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण कौन है? तो लोहा धातु है, पीतल धातु है, तांबा भी धातु है। यौगिक कौन है? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल आपका यौगिक हो जाएगा। क्लियर है? क्यों सर? क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? क्या 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 बोला सर? H2O होता है। तो ये सही हो जाएगा। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो याद रखना आप किसको? पिताजी को। बोले सर पिताजी को याद रखे? बिल्कुल, आप तब पिताजी, जब पीतल का पूछे तो पिताजी, क्योंकि पी से पीतल, ता से तांबा, जौ से जिंक, यानी तांबा और जिंक का है। तांबा कौन है? कॉपर। तांबा कॉपर है और जिंक जेडन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ कदम कदम पर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन मतलब आप उसको बदल तो दोगे लेकिन पहली वाली अवस्था में नहीं ला पाओगे। जैसे अगर मैं पानी को बर्फ जमा दूं तो बर्फ से पानी बना सकता हूं, बर्फ से पानी बना सकता हूं। अगर पानी बाष्प बन जाए तो बाष्प से भी डायरेक्ट पानी बन सकता है, ठीक है। मोमबत्ती पिघल कर मोमबत्ती भी बना सकते हैं। लोहे के चून को बालों में मिला दे उसको चुंबक से अलग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भोजन का पच गया बेटा, आप खा लिए पूरी सब्जी, खाना एक बार पचा दिए, तो क्या उसको गोटा पूरी सब्जी कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न, उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दनादन ठोक दो। देखो, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O। कैसे सूत्र लिखते हैं इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो Na2O इसका सूत्र होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।